नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। सिंदूर के बारूद से भस्म होगा आतंक, ये बातें तब कही जा रही हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने बीकानेर से पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया। दो टूक कहा, जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिला दिया। सिंदूर के बारूद बनने का नतीजा दुश्मनों ने देख लिया है, लेकिन अब हर आतंकी हमले की भारी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो पाई पाई की कीमत चुकानी होगी। मोदी का संदेश साफ है, अब पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का अंजाम उसकी कल्पना से परे होगा। सिंदूर के बारूद से आतंक भस्म होगा। पाकिस्तान में चारों तरफ सिर्फ तबाही की तस्वीरें ही नजर आएंगी। पाकिस्तान का वो हाल होगा जिसकी कल्पना मात्र से ही आतंकी कांप जाएंगे। लेकिन सवाल है, क्या पाकिस्तान अब आतंकियों को एक्सपोर्ट करना बंद करेगा? क्या आतंकियों को खाद पानी देना बंद करेगा, या पाकिस्तान की तबाही तय है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। बॉर्डर से मोदी की ललकार, हर आतंकी का होगा संघार। तो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। सिंदूर जब बनता है बारूद, आतंक के अड्डे नेस्त नाबूद। इसके दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। दिमाग ठंडा, खून गर्म, मोदी की कसम, पाक भस्म। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा। प्रधानमंत्री मोदी की इस ललकार को पाकिस्तान कान खोलकर सुन ले। आतंक के आका समझ लें कि अब किसी भी दुस्साहस का अंजाम उसकी कल्पना से परे होगा। अब खून के हर कतरे का हिसाब होगा। आतंकिस्तान ने हिंदुस्तान की ओर आंख उठाकर भी देखा तो नक्शे से मिट जाएगा। आतंक का हर अड्डा, आतंकियों का हर ठिकाना सिंदूर के बारूद से भस्म हो जाएगा। हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। आतंक के आकाओं को, आतंकियों को पालने पोसने वालों को यह अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि सिंदूर मिटाने का अंजाम क्या होता है। सिंदूर जब बारूद बन जाता है तो क्या हश्र होता है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को यह सीधा और सख्त संदेश राजस्थान के बीकानेर से दिया। पीएम मोदी ने बता दिया कि पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का करारा जवाब दिया जाएगा। हिंदुस्तान का लहू बहाने वालों को कतरे कतरे का हिसाब देना पड़ेगा। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। भारत के वीर सपूतों ने एक और आतंकियों का सफाया किया, आतंक के अड्डों को मलबे में मिलाया, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के घमंड को भी चूर चूर कर दिया। किराए की जिन मिसाइलों, ड्रोन और फाइटर जेट पर पाकिस्तान इतराता था, उसे कबाड़ के ढेर में तब्दील कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान के सैन्य अड्डों और 11 एयरबेस को भी गड्ढों में बदल दिया। एयरबेस की तबाही में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस में रडार कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, जिसकी रिपेयरिंग में $100 मिलियन का खर्च आएगा। भारत के हमले से नूर खान एयरबेस में हैंगर, शेल्टर कंट्रोल सेंटर्स को नुकसान पहुंचा, जिसकी रिपेयरिंग में $125 मिलियन का खर्च आएगा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहीम यार खान एयरबेस को भी निशाना बनाया। भारत के हमले से एयरबेस की एयर स्ट्रिप पर गहरा गड्ढा बन गया,
इसकी रिपेयरिंग में भी $100 मिलियन का खर्च आएगा। ऐसे ही पाकिस्तान के 11 एयरबेस को भारत ने तबाह किया, जिसे तैयार करने में कई सालों का वक्त लग जाएगा। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को ही नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था की कमर भी तोड़ दी। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी। पाकिस्तान को पीएम मोदी का संदेश साफ है कि अब किसी भी हिमाकत का अंजाम पाकिस्तान की तबाही होगी, सजा कल्पना से परे मिलेगी। आतंकियों को संरक्षण देना बंद नहीं किया तो सिंदूर के बारूद से आतंक का गढ़ भस्म हो जाएगा, पाकिस्तान मलबे में तब्दील हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लेकिन लगता नहीं कि पाकिस्तान इन भाषाओं को समझ पाया है। पाकिस्तान ने मारे गए आतंकवादियों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की बात कही है। 14 करोड़ रुपए जैश ए मोहम्मद को दिए जाने की बात कही है, जहां पर बहावलपुर में उसका अड्डा तबाह कर दिया गया। उधर मुरीदके में लश्कर ए तैयबा का अड्डा भी पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया गया। लेकिन पाकिस्तान इस नेटवर्क को एक बार फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। मेरे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। आलोक मेहता सर हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर जेके बंसल हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। अहमद मस्तिखान बलोच सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ अक्सर जुड़ते रहे हैं और बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का इस डिस्कशन में, क्योंकि आप लोगों के जरिए और मैं और मेरे दर्शक ये समझेंगे कि करंट जो हालात हैं वो क्या इशारा करते हैं। सबसे पहले मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बीकानेर में, या यूं कहो कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर लोगों को संबोधित किया और यह साफ कहा कि सिंदूर जब बारूद बन जाता है तो दुनिया अंजाम देखती है। इशारा क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री, जो रीड बिटवीन द लाइंस हमें समझने की जरूरत है। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार जी, प्रधानमंत्री का जो आज स्पीच था वो उसमें मैसेजिंग भी काफी थी। नल एयरफील्ड जो बीकानेर का है वो भी एक बॉर्डर एयरफील्ड क्यों है, तो वहां जाके संबोधन करना और पूरे राष्ट्र को संबोधन करना इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, ये वही मैसेजिंग है। सिंदूर के बारे में जो उन्होंने कहा था देश के नाम संदेश में, जो 3-4 पॉइंट्स मेजर पॉइंट बताए थे, उसी को वो और लोगों का सिंपल भाषा में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत ही वो क्या कहते हैं, जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, एनालिस्ट जो है, सिक्योरिटी एनालिस्ट है, इंटरनेशनल एनालिस्ट है, उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं और घूम फिर के वही बात आती है कि बहुत क्लैरिटी से, बहुत अच्छी तरीके से और प्रिसिशन से जो हम लोगों ने स्ट्राइक किया है। प्राइम मिनिस्टर का मतलब 3 चीज से था स्पेसिफिकली। पहला ये, हमारा जो जवाब होगा आपके टेरर के अगेंस्ट वो बराबरी का नहीं हो, हम आपको डेटर करेंगे, ऐसा ज्यादा विध्वंस पहुंचाएंगे कि आपको सोचना पड़े कि हम ये कार्रवाई करते रहें, आगे तक करते रहें। इसका ब्यौरा भी हमने दिया। वो 22 मिनट का जो पल है रात 9-10 के बीच में, जहां हम उनके 10 से 11 डीप एयरफील्ड पे चले गए और विध्वंसक हमला किया, उसी के संदर्भ में। दूसरी बात जो कि और भी महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा टेरर और उसकी ऑर्गेनाइजेशन नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं है, वो सरकार के अंग हैं। और वो लोगों ने देखा है, दर्शकों ने देखा है कि जब 7 की रात को स्ट्राइक हुआ था पहले दिन, और जब हम लोगों ने जो टेरर कैंप्स नष्ट किए थे, मुरीदके हो, भावलपुर हो, चक अमरू हो, सियालकोट हो, या 5 जो थे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, काफी मात्रा में टेररिस्ट मारे गए थे। और उनके जनाजे में बहुत सारे पाकिस्तान आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स, मेजर जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स मौजूद थे। तो ये नेक्सस बड़ा क्लियर आता है। वैसे भी हम देख रहे हैं आजकल की लड़ाइयाँ में प्राइवेट आर्मी का योगदान है।
अगर हम रशिया और यूक्रेन की बात करें, चेचन आर्मी, वागनर आर्मी, ये सब प्राइवेट आर्मी थी, वो रशिया की तरफ से लड़ रही थी। तो पाकिस्तान भी इस टेरर ऑर्गेनाइजेशन के मदद से पिछले कई दशकों से हमारे यहाँ प्रॉक्सी वॉर करता आ रहा है। आपने, हम लोग सब ने ये भी देखा है कि मुआवजे के तौर पर हर एक जो व्यक्ति शहीद हुआ है टेरर का, वो 1-1 करोड़ रुपए पाकिस्तान सेना, पाकिस्तान सरकार दे रही है, करीब 14 करोड़ का इनाम बांट रही है। तो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिसिटी है, कोई आवरण नहीं रहा। पाकिस्तान स्टेट और टेरर ऑर्गेनाइजेशन एक ही है, और प्राइम मिनिस्टर का कहना था अगली बार आप करते हैं तो आपके लिए कॉस्ट बहुत बढ़ेगा। इसका उदाहरण भी देख लीजिए, हम पहले पैसे हुआ करते थे 1999, 2001 या 2 जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था, बंबई अटैक हमारे पास हुआ था पाकिस्तान द्वारा, हम चुपचाप बैठे थे, फौज को इकट्ठा कर लिया था, डिप्लॉय कर लिया था, आगे हम डरते थे। लेकिन उसका मामला बदली हुआ है, चेंजेस हुए हैं 15 में, 15 या 16 में, 19 में, और अभी इस दफा तो हमने अच्छा किया कि हमने पाकिस्तान के हिंटरलैंड, हार्टलैंड, पंजाब प्रोविंस के अंदर घुस के ये मारा है। और तीसरी बात उनकी वो थी, ये गीदड़ भक्ति थी कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हम कमजोर हैं, अगर आप अटैक करोगे तो हम उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेंगे। इस न्यूक्लियर ब्लफ कहना पॉलिटिकल लीडरशिप की, हिंदुस्तान के पॉलिटिकल लीडरशिप की बहुत बड़ी कामयाबी है। उसका रिस्क लेते हुए अपनी सेना के अंगों को, आर्मी हो या नेवी हो, और खासकर एयरफोर्स, कहना तुम जाओ और डीप स्ट्राइक करो अंदर, ये बहुत कुछ दर्शाता है। ये मैच्योरिटी ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर है। और उसके बाद स्ट्राइक करने के बाद में सबसे ज्यादा जो चीज है, जो उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया लेकिन बाकी एनालिस्ट कह रहे हैं, स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट। जो क्या कहते हैं, लड़ाइयां छिड़ती हैं तो एस्केलेशन होता है। एस्केलेशन डोमिनेंस को मैनेज करना बहुत ही पेचीदा, बहुत ही आर्टफुल चीज है। उसका परिचय हम लोगों ने दिया है, हमारी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप ने दिया है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने दिया। मार के आया, फिर कहा ओके ये आपको सबक दे रहे हैं। पहली रात को भी यही किया था, दूसरी रात को जब जवाब आया जिसका हम वेट कर रहे थे, तो तीसरी रात को ऐसा मारा कि उनको समझ में आ गया, और बातचीत उनके यहां से हमारे पास में आई। हम बात करना चाहते हैं, हम सीज फायर करना चाहते हैं, हम लड़ाई आगे नहीं रखना चाहते। तो ये 3 बहुत बड़े मुद्दे थे क्या कहते हैं टेरर के मामले में। अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, हाँ, ये एक बहुत बड़ी जगह लाकर आपने बात को यहां पर मोड़ा है कि बातचीत की बात पाकिस्तान डीजीएमओ की तरफ से शुरू हुई, लेकिन क्या ये बातचीत उस वक्त होनी चाहिए थी? क्योंकि स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट क्या सोचते हैं, देश क्या सोचता है, हालात क्या दिखाते हैं, वो शायद कुछ अलग रुख ले रहा था। मैं आलोक मेहता सर का रुख करूंगा। आलोक सर, वर्तमान संघर्ष को अभी हार जीत के पैमाने में आंकना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि हम उस पर आंकने लगे, लेकिन भारत ने क्या मैसेज दिया है पिछले कुछ दिनों में, जो पाकिस्तान जो अभी विक्ट्री परेड निकाल रहा है, उसकी गवर्नमेंट को अंदर खाने मालूम है कि यह मैसेज उनको दिया जा चुका है? देखिए राजीव जी, वैसे हमारे साथ सेना के इतने प्रमुख बने विशेषज्ञ भी बैठे हैं जो सीमाओं के और सेना का हम सब उन पर गौरव करते हैं, इसलिए मैं उन बातों पर नहीं जाऊंगा, उसकी बारीकी तो वो आपको बता ही रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए और सत्ता से पहले भी बार बार ये कहते थे कि आतंकवाद, वो जिस समय वो कुछ भी पद पर नहीं थे, मुख्यमंत्री भी नहीं थे, तब भी आतंकियों ने हमला किया तो बस में बैठ कर चले गए थे उस परिवार से मिलने के लिए। इसलिए उनका संकल्प जो आज उन्होंने कह दिया, जो अभी हमारे विदेश बता रहे थे आपको भी, और उसका संकेत ये है कि देखिए अब सिंदूर जो है बारूद की तरह से ही फटेगा और अगली बार आपका क्या होगा ये पता नहीं है। और एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, चूंकि अपोजिशन, चूंकि आपने इशारा यही किया है ना कि उसको कई लोग अलग अलग स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है, मैं क्षमा करेंगे लेकिन मैं नाम यदि ले भी लूं तो जयराम रमेश ने आज भी कुछ प्रतिक्रिया दी, या पवन खेड़ा जी ने दी, या राहुल गांधी कितने दिनों से कुछ कह रहे हैं, वो स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है। या और भी उनके जो कोई साथी हो, ओवैसी जा रहे हो, स्ट्रेटेजी उनसे ज्यादा बेहतर वो हो सकता है जो कह रहे हो। क्योंकि स्ट्रेटेजी यही है कि हम
उनके आतंकियों के ठिकाने को नष्ट करें और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो उन्होंने कब्जा करके रखा है हमारा 70 वर्षों से 75 वर्षों से, वो हमें वापस हम लेना है, इसी के अलावा कोई बात नहीं होगी। और इसमें फिर अंडरलाइन करिए, यदि हमारा प्रोग्राम कोई कांग्रेसी उनके भी मॉनिटर करते रहते देखें तो फिर से प्रधानमंत्री का देख लें। आलोक मेहता राजीव शर्मा नहीं बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री ने बोला दुनिया की कोई ताकत बीच में नहीं बात करेगी, बात हम ही करेंगे। मैंने कहा दुनिया को रोक नहीं सकेगी, दुनिया की किसी की हमें नहीं है। दुनिया में ट्रंप और अमेरिका शामिल है, ऐसा शायद जयराम रमेश को मालूम होगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि इससे ज्यादा एक 22 तारीख 22 मिनट का सिंदूर ऑपरेशन, आतंकवादियों के 11 अड्डे नष्ट करना, और 22 मई को और प्रबलता के साथ उस विकास जैसलमेर, देखिए वो सीमा भी हम कश्मीर की बात करते हैं, मैं और आप भी गए होंगे बीकानेर, जैसलमेर, इतना खुला है कि वहां हमारे बीएसएफ और उनको इतनी दिक्कत आती है करने के लिए, उस क्षेत्र में भी उसने, और इसलिए प्रधानमंत्री पहले, आपने कहा वो सभा में बोले, राष्ट्र को संबोधित नहीं, वो पहले वायुसेना के उस अड्डे पर गए जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए उस इलाके पे भी जो उन्होंने कोशिश किया ड्रोन और मिसाइल के जो कर रहे थे हमने, उसका जवाब उन सैनिकों से, वो वायु सैनिकों से मिले, हमारे सैनिकों को फिर हौसला बढ़ाया और कहा कि तैयार रहिए, एक भी उधर से कुछ आता है तो फिर 4 गुना नहीं 100 गुना हमारी सेना है। और फिर भी ये कहा, तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दिए। आज तक मैंने किसी प्रधानमंत्री को पिछले, जब से मैं हूं 71 की बार के समय से कवर करते हुए, किसी ने ये नहीं कहा कि हमने दे दिया। वो कहते हैं पॉलिटिकल, ये ठीक है निर्णय, तो ये निर्णय जब कर दिया है कि जब भी आपको लगे आप मारिए उनको, हमसे पूछने मत आइए, क्योंकि कुछ क्षणों में ही खेल होने वाला है। जब उसके सारे अड्डे पहले साफ हुए हैं, अब पता नहीं कितने अड्डे साफ हो जाएंगे। इतने अड्डे साफ हो चुके हैं, आप कितने साफ हो जाएंगे, आलोक सर इस बारे में इशारा दे रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत खास है, एक बात यहाँ पर बहुत क्लियर है, प्रधानमंत्री चीज़ों को बहुत चुनकर तय करते हैं। वो क्यों तय करते हैं हम चर्चा में उसको भी लाएंगे, लेकिन पहले मैं अहमद मस्तिकन को अपनी चर्चा में ले आना चाहता हूँ। अमेरिका से मेरे साथ जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, बलोच संस्कृति, बलोच कल्चर। मुझे याद पड़ता है जब 1947-48 की बात है, तब एक बात उठाई गई थी कि अगर इस्लाम के नाम पर ही पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान को होना चाहिए तो फिर ईरान क्यों नहीं, ये बलूचिस्तान के एक बड़े लीडर की तरफ से कहा गया था। अहमद मस्तिकन ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन अहमद मस्तिकन बीएलए और बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने के लिए छटपटा रहे हैं। हालांकि मीर बलोच की तरफ से कह दिया गया है कि अब हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो बंदूकें खामोश हुई हैं फिलहाल कुछ दिनों के लिए, क्या आपको कोई नाउम्मीदी हुई या आपको लगा ये वो जमीन तैयार हो रही है जिस पर बलूचिस्तान का भी मुस्तकबिल शान से लिखा जाएगा? देखें, आपका बहुत शुक्रिया राजीव जी। आपने जिनका जिक्र किया, गौस बख्श बिजिंजो, देखें वो गए थे आपके पास, मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास। गौस बख्श बिजिंजो हमारे घर में ही ठहरते थे कराची में, और उनका ये वो था, डेथ विल था कि जब मेरी जनाजा उठे तो इनके घर से उठे। तो मैंने उनको उसी घर में पूछा था कि भाई आप क्यों टोन डाउन कर गए थे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे क्यों आ गए थे? तो उन्होंने कहा कि हम जब गए थे वहाँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि भाई अगर आप इस मसले को उठाएंगे बलूचिस्तान का, तो ये अंग्रेज को बहाना मिल जाएगा और वो यहाँ से फिर डिले कर देगा इंडिया के इंडिपेंडेंस को। तो देखें, उस वजह से हम फंस गए इस लॉर्ड माउंटबेटनिस्तान में। हम तो, मैंने अभी पूछा, हमारे पास जो भी ट्रेड होता था बलूचिस्तान में 47 से पहले, वो सारे के सारे चीज जो है भारत से आते थे। पंजाब से तो हमारा कोई लेना देना भी नहीं था, समझ रहे ना। वो सारे हमारे ट्रेडर जो है, चाहे कालात में हो चाहे मकरान में हो, हमारे हिंदू बलोच होते थे, उनके ट्रेड होता था, वो अपने इंडिया से सारा सामान कराची के थ्रू बलूचिस्तान लाते थे। ये जो पाकिस्तान, ये लॉर्ड उनका प्लान था। हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे आपने कहा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, हम आपके मीडिया से, हुकूमत से, हमें श्री नरेंद्र मोदी से इंतहाई ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। और आपने जो ये पूछा ना कि ये जो खामोशी है, मैं इसको जो अंग्रेजी में कहते हैं साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म, दिस इज साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म। ये जो बेवकूफ जो फील्ड मार्शल हैं इनका नाम फील्ड मार्शल, ये फील्ड मार्शल
ये फील्ड मार्शल है। ये तो आप देख ले, ये कितने, ये अपने आप को अल्लाह कह रहे हैं। क्यों क्यों इन्होंने क्या कहा कि जब इनको ये इनके जो चेला, इन्हीं का अपना चेला, इन्होंने खुद जाली इलेक्शन के, देखें ये जो अभी ये शहबाज शरीफ जो बैठे हुए ना, जिसकी तस्वीर आप मेहरबानी करके मोदी साहब जी के साथ इनकी तस्वीर ना चिपकाएं भाई। मोदी साहब कहाँ और ये कहाँ, ये तो जो है GHQ का जो कहते हैं ना, पैरेट ऑफ मिलिट्री, PM, इनका जो PM है तो है पैरेट ऑफ मिलिट्री, तोता, जो GHQ का तोता है, ISI का तोता है भाई। वो एक तरफ मोदी जी जो 1.5 अरब आवाम के लीडर है, दूसरी तरफ से तोता का, मेहरबानी करके तस्वीर हटा दें यहाँ से। अच्छा, मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए अक्टूबर 1997 की बात है, कराची में एक शादी में मैं गया था और वहां पे मैंने देखा दाऊद इब्राहिम मौजूद थे, और दाऊद इब्राहिम के लिए जो है तकरीबन तीन जो है ना गलियां, आप ऐसे कर लें, हम ब्लॉक्स कहते हैं ना अमेरिका में, ब्लॉक्स, 3 ब्लॉक तक जो है सिक्योरिटी लगाई हुई थी उन्होंने। फिर मैंने उनके जो होस्ट वगैरह थे, मैं उस जमाने में फ्रीलांस जर्नलिस्ट था, मैंने कहा भाई मैं इसके इंटरव्यू लेना चाहता हूं ताकि कुछ छाप करूं कहीं। तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे वार्निंग दिया कि नहीं भाई, इस मामले को टच ही ना करें, आप गायब हो जाएंगे। ये जो गायब पाकिस्तान में करने का है ना, ये बहुत पुराना है इनका, कि कोई भी अगर सच्ची बात लिखें तो इसको ये लोग गायब कर देते हैं। अब इन्होंने जो है एक वो बनाया है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या है कि जो बंदा भी सही बात कहेगा ऑनलाइन, उसके ऊपर ये लगा देंगे इल्जाम के डिजिटल टेररिस्ट और साइबर क्राइम। भाई देखें, हमें थोड़ा सा गिला यह है कि आपके तरफ से ही आया कि हमने सिर्फ और सिर्फ जो है दहशतगर्द के ठिकाने मारे, हमने फौजियों के ठिकाने नहीं मारे। भाई ये तो फौजी सबसे बड़े दहशतगर्द है। ये पाकिस्तान का फौजी जो है, जैश ए मोहम्मद इन यूनिफॉर्म, लश्कर तायबा इन यूनिफॉर्म, ISIS इन यूनिफॉर्म, इन्होंने तो ये इनके जो बटालियन और रेजिमेंट है, ये असल में यही चीज है इनके रेजिमेंट में, और ये सारे ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई फर्क नहीं है। हमारे बलोच जो हैं, हमने फैसला किया हुआ है कि हमारे जमीन पे आएंगे, हम इनको जन्नत भेजेंगे। हम आपसे अपील करते हैं कि जब भी आप बलूचिस्तान का नाम लें, मैं श्री नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं कि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान कहें 1-2 मर्तबा। आप देख ले, इनके जो है ना कदमों के नीचे जमीन हट जाएगी। आप मेहरबानी करके चलिए मैं शुरुआत कर देता हूं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान से। उसको रिप्रेजेंट करने वाले अहमद मस्तिकन मेरे साथ है। लेकिन अहमद मस्तिकन, मैं अगले सवाल के साथ जब आपके सामने आऊंगा तो मैं चाहूंगा कि करंट सिचुएशन और तब जब जिन्ना सपोर्ट करते थे कि बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क है, वो बदला हुआ पाकिस्तान बलूचिस्तान को कितनी चोट दे चुका है, इसका जवाब आप तैयार रखें। मैं बड़ी खबर का रुख करता हूं। पाकिस्तान को भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अब 2 टूक कह दिया है, टेररिज्म और टॉक्स नहीं चलने वाले। ये बात अलग है कि हम टॉक्स करेंगे, हम नहीं करेंगे पाकिस्तान से, हम केवल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर बात करेंगे। POK को खाली करे पाकिस्तान, इसके अलावा कोई और चीज बची नहीं है। कुछ देर पहले ही प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बातें कही। पाकिस्तान का जो भी एंगेजमेंट होगा वो बायलैटरल तरीके, 2 पक्षीय तरीके से ही होगा। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि वार्ता और आतंकवाद दोनों साथ में नहीं चल सकता है। जहां तक आतंकवाद का सवाल है, हम ये बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो बातचीत होगी इस पे होगी कि भारत ने जो एक लिस्ट दिया था पाकिस्तान को कुछ साल पहले, उस लिस्ट में कई एक टेररिस्ट थे, उनको कब वो भारत को हवाले कर रहे हैं, इस बात पे बात होगी। जहां तक बायलैटरल डिस्कशन, 2 पक्षीय डिस्कशन, बातचीत की बात है जम्मू कश्मीर के मामले में, उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर बातचीत होगी, वो है कि जो इल्लीगल तरीके, अवैध तरीके से पाकिस्तान जो भारतीय भूमि को कब्जा कर रखा है, उसको जल्द से जल्द उसको वेकेट करें। सभी खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मेजर जनरल JK बंसल भी मेरे साथ बने हुए हैं। अब उनका रुख कर लेते हैं। मेजर जनरल JK बंसल, प्रधानमंत्री ने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया।
वो अक्सर चीजों को सीधे कहने की जगह इशारों में बात करते हैं, दिमाग ठंडा और लहू गरम। लेकिन पाकिस्तान जो हमेशा नॉन स्टेट एक्टर की ढाल तलाशता है, क्या हम ये समझें आज उनकी इस तकरीर के बाद, उनके भाषण के बाद, कि अब पाकिस्तान इस ढाल को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा? हाँ जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, बहुत सोच समझ के प्रश्न पूछा है। देखिए, मैं यहाँ पे जो मेरा अपना मानना वो ये है कि सबक तो उसको ऐसा सिखा दिया गया है आपकी बार, जैसे आपने बताया उनके जो अड्डे नष्ट हुए हैं उसमें कम से कम भी $1 बिलियन लग जाएगा, और जो है उनको टाइम भी लगेगा ठीक करने में, टेंडर भी दे दिया है, और वो पैसा भी कहाँ से लाएंगे, जो पैसा उनको IMF ने दिया वो खतरा। तो ये दिमाग में, और जो टेररिस्ट का जो इनका जनाजा निकला और मसूद अजहर ये कह रहा था कि मुझे भी अल्लाह को प्यारा हो जाता तो अच्छा रहता, तो अगर ये बातें दिमाग में हैं तो वो इस बात को नहीं करेंगे, ये जो है दोबारा कोई जो है हिमाकत नहीं करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि कई बार मैं पहले भी कह चुका हूं कि पाकिस्तान का जो दुश्मन है वो वहाँ की आर्मी है, पाकिस्तान का दुश्मन और कोई नहीं है। अब पाकिस्तान का दुश्मन आर्मी है कि 1965 से पहले उनकी जो GDP थी भारत से डबल थी, जब से कंट्रोल आया है आर्मी का ये खत्म होती जा रही है। अपने स्वार्थ के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपने पैसे इकट्ठा करने के लिए जनरल बाहर अपने पैसे भेज देते हैं, और अपनी सत्ता कायम रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वो कोई भी कीमत अदा कर सकते हैं। अब आप यहाँ इसी को एनालाइज करिए। एनालाइज करने पे जो जो मुल्ला मनीर ने ये सब कुछ रचा था, और 22 जो हमारे 26 निर्दोष लोगों का जो निर्मम हत्या की, उसके बाद में जितना खामियाजा उठाना पड़ा है पाकिस्तान को, खामियाजा तो सबके सामने ही है कि 9 टेररिस्ट के ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए, 11 एयरबेस कर दिए गए, और सब उनका जो नस्ते नामूद कर दिया गया, वो खुद एक्सपोज हो गई कि जो उनकी मिसाइलें जो 15 PL वहाँ से आई थी चीन से, वो ख़त्म हो गई, 9 HQ ख़त्म हो गया, जो है 16 HQ सब ध्वस्त कर दिए गए ब्रह्मोस मिसाइल में, और हमारे जो है आकाश टीम। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने ऐसा नरेटिव रचा कि वो जो और हाँ, इससे भी बड़ी बात यह है कि उनका पानी बंद कर दिया तो जनता में त्राहिमाम है। इतना नुकसान उठाने के बाद भी ऐसा नरेटिव रचा कि भाई उन लोगों को इतना बेवकूफ बनाया पाकिस्तानियों के, हम ये जीत गए, हमको हिंदुस्तान से बना दिया गया। जो कुछ सर्वे आ रहे हैं उसमें 90% लोग ये कह रहे हैं, और ये दिखा करके वह जो ये अपना शहबाज शरीफ ने उसकी तारीफ करके और उसको फील्ड मार्शल बना दिया। मतलब देश को बर्बाद करने में उसको फील्ड मार्शल का जब तमगा मिल रहा है तो उसे कोई आगे चिंता ही नहीं है। हो सकता है अपने स्वार्थ के लिए मुन्ना मुनीर या कोई भी ऐसा पाकिस्तान का मिलिट्री जनरल इस तरह की हिमाकत कर ले, वो सोचेगा कि चलो कोई बात नहीं, देश भले ही बर्बाद हो जाए, मुझे तो फील्ड मार्शल बन गया या मेरे हाथ में सत्ता आ गई। तो ये जो ऐसी जो मानसिकता है वहाँ की, तो उस मानसिकता को अगर इन्होंने दिमाग में रखा और अपने देश को बर्बाद करने की सोच ली, तो उसका कोई तरीका इलाज नहीं। और सबसे बड़ा तो इनको एक नुकसान और भी हुआ है कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उनके इतने जो है सैनिकों को मारा, बंधक बनाया, और इतने जो उनके गांव और शहरों पे जो है वो कब्जा कर लिया, क्योंकि वहां से ये बिल्कुल जो है सारी आर्मी को मूव कर दिया था हिंदुस्तान के बॉर्डर पे। तो नुकसान तो उनको बेताशा हुआ है, सारी जगह थू हुई है, एक्सपोज हो गया है। चाइना का जो उसके हथियार थे वो एक्सपोज हो गए, चाइना नाराज हो गया कि हाँ ये क्या कर दिया तुमने। तो ये सब कुछ सारे, और उसके अलावा जो अभी जो इनके जो हिमायती थे, जिसमें आप देखिए टर्की था या अजरबैजान था, उनके अगेंस्ट में भी भारत ने जो एक्शन लिया है। अब जो वहाँ पे जो टूरिस्ट नहीं जाएंगे, और जो हम हथियार सप्लाई कर रहे हैं अर्मेनिया को, तो ये सब बातों को देखते हुए और इंटरनेशनल जो बेइज्जती उसकी हो रही है, और दुनिया को पता लगेगा जो हमारा डेलीगेशन गया वो बिल्कुल अच्छे से इनको एक्सपोज हो जाएगा। उसके बावजूद भी, और इन्होंने जाकर IMF को झूठा बोला ये कि जी हमारे ऊपर भारत ने अटैक कर दिया, हमको बचाने के लिए पैसे चाहिए। तो इन सब बातों को देखते हुए उनको नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। ऐसी हिमाकत ज्यादा वो नहीं करेंगे जो प्रॉक्सी वार वो कर रहे थे छुप करके पीछे। जो पीछे आपने चेचेनिया का नाम बताया था, शायद आपने कहा था अभी कि हाँ चेचन में भी ये वार चली है, लेकिन वहां कम से कम वो खुलेआम कह रहे हैं हाँ चेचन वाले लोग या वैगनर लड़ रहा है आर्मी। यहाँ तो ये कहते हैं कि हमारा कोई आतंकियों से लेना देना ही नहीं है, मतलब झूठ बोलते हैं ये, और उनके जनाजे में जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये झूठे लोग हैं, झूठा कंट्री है, आर्मी इनके आतंकवादी हैं, ये खुद ही
तो इन बातों को देखते हुए अब इनका एक्सपोजर हो जाएगा, और इसका तभी जब होगा जब इंटरनेशनल कम्युनिटी FATF को, जो IMF इनको ब्लैक लिस्ट में डालेगा, आगे कोई इनको लोन नहीं मिलेगा। और जितने जो ये कंट्री हैं, ये भी आप जितने कंट्री अब कन्विंस होते जा रहे हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो इनको भी नहीं कोई सपोर्ट देंगे, तो हो सकता है थोड़ा पाकिस्तान पे फर्क पड़ जाए और आगे हिमाकत ना करे। लेकिन ये मैसेज साफ चला गया कि अभी सिर्फ जो है, अगर टेररिस्ट अटैक होता है वो टेररिस्ट के ठिकाने नहीं, वो स्टेट को और टेररिस्ट को सेपरेट ना करते हुए आर्मी के ऊपर भी सीधा अटैक होगा अगर उन्होंने कर दिया। इनको मैसेज तो अच्छा से चला गया है, न्यूक्लियर ब्लफ ये कर नहीं सकते। और जो अभी जो इस तरह से जो रेस्पॉन्स हुआ है, तो कुछ अकल आ जानी लेकिन चाहिए। बस पाकिस्तान दिखा नहीं रहा है। विक्ट्री परेड इतनी निकल रही है पाकिस्तान में कि हमको भी देखकर कंफ्यूजन हो रहा है कि आखिर ऐसा हुआ क्या है पिछले दिनों में जो इतनी विक्ट्री परेड निकलने लगी हैं। उधर सिंधु जल समझौते पर विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि ये IWT इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड ही रहेगी। खून और पानी अब साथ नहीं बहने वाले। आतंक के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई पाकिस्तान करे, उसके बारे में हमें जानकारी दे, उसके बाद चीजें होंगी। कल सिंध में लोगों ने एक नहर बनाने को लेकर वहां के मिनिस्टर के घर को ही जला डाला और वहां सीधे सीधे मोर्चा ले लिया है। जहां तक जी सिंधु देखिए, जल ये संधि तो का बिल्कुल सवाल ठीक है, कहा आपने कि वो अबेंस में रहेगा, स्थगित रहेगा तब तक जब तक पाकिस्तान क्रेडिबल तरीके से, विश्वसनीय तरीके से और इर्रेवोकेबल तरीके से आतंकवाद को खत्म नहीं करता। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, उस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि पानी और खून दोनों साथ में नहीं बह सकते। हमारे साथ सारे मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। आलोक सर, बहुत सारे इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट, इकोनॉमिक एक्सपर्ट, अगर उनके स्टेटमेंट्स को आप देखें, आप न्यूयॉर्क टाइम्स पर चले जाएं, CNN पर चले जाएं या और दूसरे बड़े समाचार एजेंसीज पर एक्सपर्ट को पढ़ें, तो वो उस लाइन को कहते हैं कि फाइनेंशियली इस 3 या 4 दिन के पीरियड ने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली बहुत बड़ा डेंट दिया है। IMF ने जो पाकिस्तान के लिए लोन सैंक्शन किया था, उसने भारत के ऐतराज उठाने के बाद अब कई शर्तें लगा दी हैं और उन शर्तों के राइडर्स अब पाकिस्तान को दिखाने पड़ेंगे। क्या इस चक्रव्यूह में पाकिस्तान फंसा है, इस IMF के जाल में और इस पैसे को इस्तेमाल करने में? क्योंकि अब तक तो पाकिस्तान गाये बगाए रास्ते निकालता था इस पैसे को टेररिज्म की तरफ चैनलाइज करने के लिए। राजीव जी, अभी तो मुसीबत ये है कि IMF ने कह दिया, जितनी शर्तें रखी है अभी तो वो पूरी करने में उसके जिसमें पसीने आ रहे हैं, खून बह रहा है। और पाकिस्तान की हालत ये, अभी हमारे मेहमान कह रहे थे कि वहां, या आपने भी जिक्र किया कि वहां बड़े जुलूस निकल रहे हैं। अरे भाई, जो भूखा नंगा हो उसको आप कपड़ा बदले कुछ भी दिखा करके कहो कि देखो 500 रुपए में तुम्हें प्याज मिल रहा है, तो तुम आके हमारे यहाँ जुलूस पे खड़े हो जाओ, तो वो करते रहते हैं। इसलिए उसकी हालत तो बहुत ही खराब है। मतलब इतनी मिनिमम चीजें, और हमारे बिल्कुल बलूच मेहमान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूच और पाकिस्तान ऑक्युपाइड सिंध, बचा कहाँ? मैं खुद इसीलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है इन सब पर, और आज से नहीं किया, 47 से। मैं तो उनसे सहमत हूं, मैं पढ़ता रहा हूँ चीजों को पहले भी, तो उसके बाद से उन्होंने, बल्कि पहले यही कहा था कि नहीं हम ये नहीं करें, उसके बाद में धोखा दिया। आप यदि रिकॉर्ड देखेंगे तो कैसे उस कह करके और उसके बाद में पलटा खाया और उनको साथ बलूचिस्तान के साथ धोखा दिया। इसलिए इसमें भारत को, अच्छा कहते हैं भारत भड़का रहा है, भारत हिंसा कर रहा है, यहाँ तक कि आज भी आरोप लगा दिया कि वहां पर कोई गोली चलती है तो कहते हैं भारत वाले, वहां के मासूम लोगों को, वो लोग 3 लाख लोग बलूचिस्तान में मार चुके हैं। तो इसलिए दुनिया में उनके चेहरा बेनकाब हो चुका है। तालिबान भी समझ रहा है। वैसे कल चीन, एक बात में जरूर कहूँ राजीव जी, हमें अति उत्साहित नहीं होना चाहिए, हमारे विशेषज्ञ बड़े एक्सपर्ट है, लेकिन आज भी ये मत मानिए कि पाकिस्तान किस लिए कर रहा है। पाकिस्तान जैसे सेना और ISI के कब्जे में शरीफ है, शरीफ क्या है, वो शरीफ तो है ही नहीं, शरीफ ज्यादा भी नहीं कह सकते हम उनको, पर वो मतलब जैसे कह सकते हैं कि उसके हाथ की कठपुतली वो है। तो और उन दो सबकी सेना और ये जो वहां की सरकार है वो कठपुतली चीन की, तो ये तो मान के चलना पड़ेगा कि चीन भी आज भी उसका साथ दे रहा है। इसीलिए कल उसने बुलाया, अफगानिस्तान को भी कुछ लॉलीपॉप देने की कोशिश किया, जबकि अफगानिस्तान जानता है कि पाकिस्तान कितने उनके लोग मार चुका है। अफगानिस्तान यदि वो भूलेगा तो उसको और नुकसान होगा। ठीक है, चीन के सामने उसको सहायता चाहिए। तालिबान को भारत ने भी उदारता दिखाई है। भारत के आज भी वैसे संबंध उनके साथ अभी नहीं सामान्य हुए, चूंकि तालिबान तो आतंकवाद के आधार पर ही बनाया, वो भी पाकिस्तान ने ही वहां आतंकवाद को प्रेरित किया। अमेरिका
वाया पाकिस्तान ही अफगानिस्तान को बर्बाद करने गया। मैंने उसने हथियार जो गए थे वो पाकिस्तान के थ्रू गए, वही हथियार बल्कि अभी भी अब दोनों के पास है, पाकिस्तान के पास है। तो आपने जो सवाल किया, मैं मानता हूं कि उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब है, लेकिन हाँ, चूंकि चीन उसको जब बटन दबाए तो वो बर्बाद होता हो, तो हो चीन को उसने पहले दे दिया, बंदरगाह दे दो, जमीन दे दो, सब कुछ ले लो, हमको खाली हमें कुछ रहने दो। सेना के लोग तो वहां जितने करप्ट है, स्मगलिंग में भी जियाउल हक के समय से मेरे पास रिकॉर्ड है, मैंने इंटरनेशनल रिपोर्ट्स थी कि वो खुद ही अफीम का स्मगलिंग अफगानिस्तान और पाकिस्तान से करता था। तो ये जो सेना के लोग हैं ये स्मगलिंग करते हैं दुनिया में ड्रग्स। मैं तो कह रहा हूँ अमेरिका को बम चलाना चाहिए, हम तो जाकर के कह रहे हैं उनको जो बम चलाना चाहिए कि आप दुनिया को तबाह कर रहे हैं, केवल आतंकवाद नहीं, ड्रग्स से पूरी पूरी पीढ़ी को, पूरे यूरोप को, दुनिया को वहीं से सप्लाई करता है वहां के अमेरिका और आईएसआई के लोग। आतंकवादी तो सप्लाई कर ही रहे हैं। आज भी जो हमला हुआ है अमेरिका में वाशिंगटन में, इसमें आप देख लीजिए, ये उन्हीं जो भी सो कॉल्ड धर्म के नाम पर आतंकवाद है उसी के जरिए वहां किया गया है। वहां पर कोई नहीं कह रहा है ट्रम्प इस्तीफा दे दे, भारत में तो अभी एक हो जाएगा यदि, वहां तो वाशिंगटन में बाकायदा उसके विदेश मंत्रालय, उनकी सरकार नाक के नीचे हुआ है, इजरायली उनको मारा गया है। ये पूरी दुनिया के लिए आतंक का खतरा है और इसके पीछे पाकिस्तान ही हमेशा रहा है। पाकिस्तान हमेशा रहा है, लेकिन सही सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि हम चर्चा तो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कई चीजें मिलने के बावजूद भी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसी में उलझी रह जाती है कि यह गुड टेररिज्म है या बैड टेररिज्म है। यूएन ने आज तक टेरर की कोई डेफिनेशन ही नहीं सामने रखी है और पाकिस्तान उसका फायदा उठाता है। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार अहमद मस्तिकन कहते हैं कि टेरर कैंप्स पर अगर स्ट्राइक करनी थी तो पाकिस्तान की आर्मी सबसे बड़ी टेररिस्ट है, जो फंड करती है, जो ट्रेनिंग देती है और उसके बाद इस तरीके का ब्लडशेड करवाती है। क्या आर्टिलरी और आर्मी को आगे बढ़ाने से हम चूक गए, वो भी तब जब बीएलए ओपनली कहती है कि वो इंडियन आर्मी की विंग की तरह वेस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान को उलझा देगी? राजीव जी, बहुत इमोटिव इशू है कि ऐसे समय में पाकिस्तान को अपने आर्म फोर्सेस से अच्छा खासा सबक न देना, ये सोच बन रही है। लेकिन सेंसिबल व्यू ये होता है कि बिना अपने आर्म फोर्सेस को कमिट किए हुए एक फॉर्मल ऑपरेशंस में अगर आपका ऑब्जेक्टिव्स, आपके नतीजे दुरुस्त हो जाएं, तो इसमें बुद्धिमानी है। वॉर हम लोग देख भी रहे हैं आजकल की दुनिया में क्या हिसाब किताब है। अब एक बहुत ही सुपीरियर पावर, जो कि हम सुपर पावर कहते थे, रशिया, फंसा हुआ है यूक्रेन, जो कि इसका बहुत छोटा हिस्सा साइज में पड़ता है हर एक तरीके से। 3 साल से ऊपर हो गए। इजराइल की वॉर मशीनरी, इंटेलिजेंस, ग्रिट, डिटर्मिनेशन, पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री क्राफ्ट बहुत ही सुपीरियर रही। पिछले कितने वॉर्स में, वो 6 दिन के वॉर या 7 दिन के वॉर, यौम किपर वॉर हो, अपने नतीजे हासिल करता था या कर सकता था या करके दिखाया है। अभी क्या है? हमास के साथ फंसा हुआ है 1.5 साल से। हमास की आबादी कितनी है? 20 लाख। तो ये नहीं कह रहा हूं कि वॉर मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं 1971 में, मैं उन दिनों यंग ऑफिसर हुआ करता था, तो हमने 26 मार्च से लेकर 4 दिसंबर तक तैयारी की थी। एग्जैक्टली। War is not an exercise or a toy you can play around. It is a lot more serious. और एक और भी चीज नजर आता है देख के, आज जब हम कहते हैं कि प्राइवेट आर्मी आ रही हैं, इरेगुलर्स आ रहे हैं, आज के जमाने में लॉस ऑफ लाइफ इज अ वेरी वेरी सीरियस इशू। और कोई भी समाज, हम लोग का तो काफी अभी डेवलप समाज हो गया है, उसको पसंद नहीं करता है। तो इसको छोड़िए, मेरा ये मानना है कि हमने पाकिस्तान को बड़े क्लियरली, अगर जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, एनालिस्ट हैं, वो समझ सकते हैं, डेटर करने की कोशिश की है और हर एक स्टेज में उनको खुला रास्ता छोड़ा कि आप रुक जाइए, निकल सकते हैं। देखिए, जो पहली रात को घटना थी, हम पाकिस्तान के बाउंड्री के अंदर गए बिना स्टैंड ऑफ वेपन से ये सारे 9 कैंप पे हमने हमला किया। प्रिसाइज था, कोई उसके ऊपर कोलैटरल डैमेज नहीं आया,
और बहुत ही विध्वंसक साबित हुआ। तो हमने बताया भी दिया उसके बाद में, देखिए हमने आपके टेरर के कैंप्स को मारा है, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को मारा है, ना मिलिट्री टारगेट्स को, ना सिविलियन पॉपुलेशन। तो मतलब मारा भी और बता भी दिया, एक खुला रास्ता दे। अगले दिन क्या होता, वो ढेर सारे ड्रोन्स के माध्यम से हमारे यहां पे वो कोशिश करते हैं मिसाइल फायर करने का, एयरक्राफ्ट से बॉम्ब। हमारी मुस्तैदी अच्छी थी। एक तो हमने अपने एयर डिफेंस रडार नहीं खोले ताकि पता न चले हम कहां बैठे हैं, और दूसरा उनके जो भी हैं क्या कहते हैं यूएवीज या ड्रोन्स जो लॉन्चिंग है, सबको विध्वंस किया। हमारी कोई क्षति नहीं हुई। कुछ उन्होंने मिसाइल भी दागे हैं, तो एक्यूरेसी नहीं रही है टारगेट। फिर हमने क्या किया, तीसरे दिन या तीसरी रात हमने उस 22 मिनट में हम उनके टारगेट इन डेप्थ में गए हैं और यह बता दिया कि हम अपने विल से तुम्हारे यहां जा सकते हैं। हमने कोई एयर वॉरफेयर का हरकत नहीं किया, कोई इनके मिसाइल डिफेंस को कुछ नहीं किया, बहुत फोकस थे। ये 9 या 11 टारगेट है, भुलारी से साउथ से लेकर के ऊपर नॉर्थ तक, या क्या कहते हैं स्कर्दू तक, हम मार के आए। तो ये, और उसके बाद क्या हुआ, ये बातचीत की हम बात करेंगे, आपसे बात करना चाहते हैं, लड़ाई को रोकना चाहते हैं, उधर से आया है। हमने आर्मी कमिट नहीं की है, नेवी कमिट नहीं की है। आर्मी का कमिटमेंट सिर्फ एलओसी तक था। एलओसी में तो वैसे भी फायरिंग होती है, हमने उसकी मात्रा बहुत बढ़ाई है, तो हमने कुछ कमिट नहीं किया। आपके सारे तर्क मैं बाय कर सकता हूं सर, लेकिन जब सब लोगों से मिलता हूं जो स्ट्रेटेजिकली नई चीजों को समझते हैं, वो कहते हैं कि अगर चीजें आज से 5 साल बाद होती, आज नहीं हुई, तो तब शायद डैमेज और कहीं ज्यादा होता। तो वंस इन फॉर ऑल अगर एक बार फैसला लिया जाता, क्या वो रिजल्ट नहीं दे सकता था? अगर 1971 में रिजल्ट मिला, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने आज टेरर से लड़ने के 3 सूत्र भी दिए। प्राइम मिनिस्टर ने बीकानेर में क्या कहा वो सुनते हैं, उसके बाद डिस्कशन को आगे ले जाते हैं। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी, और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। तीसरा जो सूत्र था वो शायद अहमद मस्तिकन के सवालों का एक जवाब जरूर है। अहमद मस्तिकन, रुख मैं आपका ही कर रहा हूं। पाकिस्तान लगातार धोखा देता रहा है। जिन्ना जो करीब पाकिस्तान नहीं, बलूचिस्तान, पाक ऑक्युपाइड बलूचिस्तान और तब के स्टेट ऑफ कलात के बहुत नजदीकी थे, वो शुरू में तो कहते थे कि इसकी आजादी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन सिर्फ 227 दिन बाद उन्होंने कब्जा भी कर लिया। आज प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा साफ कहा, शायद आपके सवाल का जवाब होगा, जो टेरर को आगे ले जाते हैं केवल वही नहीं, जो उसको सपोर्ट करते हैं वो भी अब निशाने पे होंगे। क्या अब मैं वाकई ये बात कह सकता हूं कि ये तूफान के पहले की खामोशी है और तूफान कभी भी आ सकता है? अहमद मस्तिकन जी देखें, मैं एक अर्ज करूंगा, अर्जुन युद्ध का समय आ गया है। अब इन्होंने जो नैरेटिव बिल्ड किया है, फॉल्स नैरेटिव कि हम जीत गए हैं, इंतहाई खतरनाक नैरेटिव है। ये इनका जो बकवास था कि हम सुपीरियर कल्चर हैं, हम सुपीरियर आइडियोलॉजी हैं, ये उसको बढ़ावा देते हैं। ये साहब जो कह रहे हैं कि हम हिंदू और मुसलमान अलग हैं, मैं आपसे दावे से कहता हूं कि इसकी डीएनए की टेस्टिंग कराई जाए, उसमें 99% हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट होंगे, शायद 1% अरब होगा। ये
सैयद आसिम मुनीर के डीएनए में। और ये जो है जिन्ना जिन्ना मरदूद, जिसने के लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पे इतना बड़ा मुश्किल खड़ा करके चले गया पूरे साउथ एशिया के लिए, ये तो खुद रोमियो बने हुए थे, अपनी बहन को जूलियट बनाया हुआ था। इस बात को सबको आगे आश्कारा होना चाहिए ताकि इनकी सुपीरियर आइडियोलॉजी और सुपीरियर कल्चर का दुनिया को पता पड़े। देखें, हमने फैसला कर लिया है भाई, आप 100 साल तक सोचते रहें अर्जुन के हम इनके साथ लड़े ना लड़े, मेहरबानी करके हमारी लीडरान जो कह रहे हैं 93,000 जो बंदूकें ये ढाका में छोड़े थे वही हमें दे दे मेहरबानी करके भाई, हम इनसे निपटेंगे। ये जो हिमांशी के जो इन्होंने सुहाग उजाड़ा है हम उसका भी बदला लेंगे भाई। हम और आप एक हैं, हमें अपने आप से दूर ना समझे। और आप क्या, हम मुझे मालूम नहीं है कि दिल्ली में जो हमारे भाई बैठे हुए वो किस दुनिया में रह रहे हैं। बलूचिस्तान में इंतहाई ज्यादा प्रेशियस मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, गैस है। ये आपको जिहादियों के हाथ में छोड़ना चाहते हैं ताकि उसी से ये उसी का फायदा उठा के आप पे हमला करते रहेंगे। अमर मस्तिकन, कभी पाकिस्तान बदल पाएगा क्या? जी, कभी पाकिस्तान बदल पाएगा क्या? पाकिस्तान जो है जेनेटिकली डिफॉर्म्ड मुल्क है। हिंदू नफरत के ऊपर जो एक मुल्क बना है वो कभी सही नहीं होगा। ये जो इनकी आइडियोलॉजी है गलत आइडियोलॉजी था, इसके पैर जो है ना काट देने चाहिए भाई। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान कहना शुरू करें। आप आ जाएं बलूचिस्तान, हमारे साथ मिलकर हम आपस में पीस लाएंगे। ये पंजाबी जिहादी जब कॉर्नर होंगे ना, इनके पास जब सी पोर्ट नहीं होगा, तब ये आपके आगे आके हाथ जोड़ के आपसे बात करेंगे। मैं आपसे यकीन से कहता हूं, ये पंजाबी जिहादी नहीं सुधरेंगे वरना। सी पोर्ट नहीं होगा, सीधा इशारा ग्वादर की तरफ कर रहे हैं इस वक्त अहमर मस्तिकन, और पाक ऑक्युपाइड बलूचिस्तान का नाम लेने की बात करते हैं। और जो कुछ भी वहां हो रहा है वो एक सीरीज में सामने है। मैं मेजर जनरल जेके बंसल आपका रुख करूंगा। प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले गए आदमपुर एयरबेस, उसके बाद गए नाल एयरबेस। ये उस फहरिस्त में है जो पाकिस्तानी डीजीएमओ ने कहा था हमने तबाह कर दिए हैं। मैसेज क्या है? अब भी पाकिस्तान क्या समझ रहा है मैसेज को? देखिए, पाकिस्तान बहुत अच्छे से समझ रहा है सच को। उनकी आर्मी भी समझ रही है, उनकी एयरफोर्स भी समझ रही है, बिल्कुल अच्छे से समझ रही है। उनको सब पता है कि उनके हमने ठिकाने नष्ट किए हैं और हमारा वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा है, अपनी जनता को मूर्ख बनाने के लिए वो नरेटिव लगा रहे हैं, जिसमें चाइना ने भी उनका मदद किया अपनी जनता को मूर्ख बनाने के लिए और विश्व को मूर्ख में झूठ फैलाने के लिए। उन्होंने ये सब कुछ किया है, नहीं तो उनको पता इस बात का चल गया है। और जैसा कि आपने एक सवाल पूछा था कि पाकिस्तान बदल पाएगा, पाकिस्तान तो पाकिस्तान रहेगा ही नहीं, चार टुकड़े हो जाएंगे इसके। और अल्टीमेटली जो है, जो इनकी सेना है, अगर एक दिन इनकी जो जनता है, आवाम ये समझ गई कि सेना हमका शोषण कर रही है हमारा और उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, तो पाकिस्तान बदल जाएगा। थोड़ी सी जो हिम्मत करने की जरूरत है, जैसे कि पहले इमरान खान के जो समर्थक थे, उन्होंने जिस प्रकार से इनके कोर कमांडर और इनके मिलिट्री ऑफिसर्स के घर को तहस नहस कर दिया था, जो 11 मई 2023 की बात है, तो इसी प्रकार से अगर थोड़ा हिम्मत करें तो वो अब हो जाएगा। और बहुत सारे पत्रकार वहां पर अभी भी इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि मुल्ला मुनीर को किस चीज का फील्ड मार्शल का दिया हुआ है, इसने किया क्या है? इसलिए कि इसने जो है 26 लोगों की निर्मम हत्या करा दी, इसलिए कि ये इसने लड़ाई लगा करके जाके जो है अपने बंकर में बैठ गया, इसलिए इसको मिला है। अगर कुछ इसने अच्छा काम किया होता तो उसके लिए तो बात ही मिलती। लेकिन ये तो ये है कि अगर जो शरीफ जो इसके प्रेशर में आकर इसको अगर नई फील्ड मार्शल बनाता तो ये उसको हटा देता था। अभी जो है, जैसे कि अयूब ने 1959 में अपने आप को डिक्लेयर कर लिया था कि मैं फील्ड मार्शल हूँ, तो ये अपने आप को कर लेता। लेकिन इसको और भी अच्छा बहाना तारीफें सुनने को मिल गई शहबाज शरीफ से। वो एक दूसरे का जो है कमर खुजा रहे हैं, जो कहते हैं ना, यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर बैक। तो आपस में करके इन्होंने जो है अपना ये दोनों का कोएग्जिस्टेंस है, और कोएग्जिस्टेंस में पलड़ा भारी है मुनीर का। तो इसलिए जो उसको ये तो मुनीर को तो इसके पास तो बहुत क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं
और जब इसको लगा के ये अंदर चला जाएगा तो शहबाज शरीफ के जो बड़े भाई हैं नवाज शरीफ के पास लंदन में जा पहुंचा, उनके साथ में साठगांठ करके जो है इमरान खान की गवर्नमेंट गिरा कर जी शहबाज शरीफ को बना दिया। अब शहबाज शरीफ को फिर दोबारा जो है फरवरी के इलेक्शन में उसको जिता दिया, और जिताने के बाद में ये सब कुछ जो है जी मुनीम ने समय अपने थोड़ा लिए कम है, मैं आलोक जी का रुख कर लेता हूं इस वक्त। आलोक जी, चीन का फैक्टर यहां पर कितना अहम आपको दिखाई पड़ता है? क्या चीन को इस 4 दिन के दौरान बड़ा झटका लगा, उसे सीपीईसी का डर हो गया कि अगर ये आगे बढ़ता है तो उसका सीपीईसी हाथ से निकल सकता है? देखिए, चीन का इस समय उसकी भी स्थिति कई कारणों से बिजनेस करने का उसका भी एक बड़ा टारगेट है। एक तरफ हाँ, पाकिस्तान पर तो कब्जा रखना चाहता है जहां तक हो सके, लेकिन वो उसको अब ये भी मालूम है कि उसके हथियार उसने तो भीख में दिए हैं, कुछ ऐसे ही दे दिया जैसे कर्जदार भी बनाया और भीख दे दिया। वो हथियार भी ज्यादा काम नहीं करते, वो कोई अपने खुद युद्ध में शामिल लद्दाख में जो पिछली बार जो कुछ हम लोगों ने ताकत अपनी दिखाई है, अब भारत वो नहीं है जो 62 में था, चीन भी जानता है। हाँ, लेकिन पाकिस्तान को वो कब्जाए रखने की कोशिश करेगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसलिए ये तो ध्यान रखना होगा कि चीन अपना धंधा करने के लिए भी केवल उसको ये कहे कि तुम आतंकवादी गतिविधि से बाज आओ वरना तुम्हारा नष्ट होना पूरा तय है, हम कितना तुमको बचाएंगे। ये अंदरूनी रूप से भी वो कहना चाहेगा। वो अमेरिका के साथ ट्रेड कर रहा है, भारत के साथ भी आज भी हमारा उसके साथ ट्रेड है। वो ठीक है कि हम उसकी हरकत जानते हैं कि वो चाहता है कि जिस इलाके में जहां तक आगे बढ़ सके, वो तो यूरोप टर्की तक जाना चाहता है। जो कॉरिडोर की बात है, मैंने पिछली बार भी शायद आपके प्रोग्राम में भी कही थी, वो जिस कॉरिडोर की बात करता है, जिसके लिए अफगानिस्तान को अभी उसने तैयार किया है, कल जो बैठक हुई है, इस दृष्टि से वो एक लॉन्ग टर्म की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन वो भी ट्रेड के लिए, क्योंकि उसकी भी इकोनॉमी उसकी उनको संभालना, उसके लिए भी कई समस्याएं आ रही हैं। और इसलिए चीन हमसे सीधा युद्ध नहीं कर रहा है। जैसे ये आतंकवादियों को भेज रहा है, वो अफगानिस्तानियों को मरने के लिए कहता है हथियार ले लो मरो, लेकिन हमें जमीन दे दो, हमें बंदरगाह दे दो और हथियार छोटे मोटे ऐसे ले लीजिए। तो उसका एक लिमिटेड पर्पस है पाकिस्तान को कब्जे में रखना। और इसीलिए शायद ग्वादर को दिए जाने को लेकर भी बलूच लोग वहां पर बहुत ज्यादा खफा हैं, चीन से भी और पाकिस्तान से भी। लेकिन चीन की एक मजबूरी है, वर्ल्ड बैंक अगर 4.2 का उसका ग्रोथ दिखाता है तो भारत का 6.2 का दिखाता है, उसे शायद बड़ी चुनौती मिलती दिखाई दे रही है। और चीन इसमें एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है जिसमें वो पर्दे के पीछे है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े। अमर मस्तिकन